कभी सोचा है कि किसी हत्यारे के दिमाग में असल में चल क्या रहा होता है? क्या ये सिर्फ कोई शैतानी फितरत है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साइंटिफिक वजह छिपी हो सकती है? तो आज हम न्यूरो साइंस ऑफ द होमिसाइडल ब्रेन के चैप्टर 6 के आधार पर इसी की पड़ताल करने वाले हैं। चलिए एक हत्यारे के दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि साइंस हमें क्या बताता है। और यही वो एक बड़ा सवाल है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। क्या क्रूरता और हिंसा के बीच हमारे दिमाग की बनावट में, उसकी वायरिंग में ही छुपे हो सकते हैं? मतलब क्या दिमाग में कोई सचमुच का फिजिकल फर्क होता है जो किसी इंसान को बिना किसी पछतावे के किसी की जान लेने पर मजबूर कर देता है? आइए पता लगाते हैं। हमारी ये पूरी पड़ताल 5 हिस्सों में बटी होगी। हम सबसे पहले हत्यारे के दिमाग से जुड़े इस बड़े सवाल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एक निडर दिमाग आखिर काम कैसे करता है। उसके बाद हम उनके ठंडे फैसलों के पीछे की साइंस को जानेंगे, रोमांच की तलाश के राज को खोलेंगे और आखिर में इस सबसे जरूरी सवाल पर आएंगे कि क्या दिमाग की बनावट ही सब कुछ तय करती है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हमें सिर्फ साइकोलॉजी से एक कदम आगे बढ़ना होगा। हम यहाँ सीधे न्यूरो साइंस की दुनिया में जा रहे हैं, जहाँ हमें इस मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए ठोस फिजिकल सबूत मिल सकते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई थियोरी नहीं है। एफएमआरआई स्कैन, ब्रेन इंजरी पर हुई स्टडीज और न्यूरोकेमिस्ट्री जैसे पावरफुल टूल्स की वजह से वैज्ञानिक अब सच में उन लोगों के दिमाग के अंदर देख सकते हैं जो खतरनाक हिंसक काम कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हमें उनके दिमाग के अंदरूनी कामकाज को देखने के लिए खिड़की मिल गई हो। हमारी जांच अब हमें दिमाग के एक छोटे से लेकिन बहुत ही ताकतवर हिस्से की तरफ ले जाती है। इसका नाम है एमिगडेला। इसे अक्सर हमारे दिमाग का इमोशनल सेंटर भी कहा जाता है और जैसा कि हम देखेंगे, इस पूरी कहानी में इसका एक बहुत बहुत बड़ा रोल है। तो देखिए, एक आम दिमाग में अमिगडाला हमारे अंदर के अलार्म सिस्टम की तरह होता है। ये हमें खतरे से बचाता है, हमें दूसरों का दर्द महसूस करने में मदद करता है, जिसे हम सहानुभूति या एम्पैथी कहते हैं, और हाँ, हमें अपनी गलतियों से सीखने में भी मदद करता है। एक तरह से ये हमारा अंदरूनी मॉरल कंपास है। लेकिन यहीं पर चीजें बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। रिसर्च में देखा गया कि जब किसी साइकोपैथ के सामने कोई खतरा आता है तो उसका एमिगडाला लगभग शांत रहता है, कोई खास एक्टिविटी नहीं दिखाता। सोचिए, ये कितना बड़ा फर्क है। ऐसा लगता है जैसे उनका जो अंदरूनी अलार्म सिस्टम है वो पूरी तरह से म्यूट पर है, और इसके जो नतीजे होते हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। तो इसका असल जिंदगी में मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि वो डर को उस तरह महसूस ही नहीं करते जैसे हम और आप करते हैं। वो दूसरों के दर्द को इमोशनल लेवल पर समझ ही नहीं पाते। सजा का उन पर कोई असर नहीं होता। और शायद यही वजह है कि वो सबसे खौफनाक काम करते हुए भी इतने शांत रह सकते हैं। उनका इमोशनल सर्किट, आप कह सकते हैं, लगभग बंद है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इमोशंस की कमी तक ही नहीं है। इस पहेली का अगला जरूरी टुकड़ा है एक टूटा हुआ कनेक्शन। जरा सोचिए कि दिमाग में एक बहुत जरूरी कम्युनिकेशन लाइन है जो ठीक से काम ही नहीं कर रही है। इसको ऐसे समझते हैं, एक हेल्दी दिमाग में एमिगडाला यानी इमोशन और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिक के बीच एक सुपर हाईवे की तरह कनेक्शन होता है। लगातार बातचीत चलती रहती है। लेकिन एक साइकोपैथ के दिमाग में ये कनेक्शन एक टूटी फूटी कच्ची सड़क जैसा है। मतलब इमोशंस लॉजिक तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाते। और इसका नतीजा ये होता है कि नैतिक फैसले उनके लिए गणित के सवाल जैसे बन जाते हैं, एकदम ठंडे, जिनमें अपराध बोध या सहानुभूति जैसे इमोशंस का कोई रोल नहीं होता। और इसीलिए किसी को धोखा देना या मैनिपुलेट करना उनके लिए कोई नैतिक दुविधा नहीं है, बल्कि अपना मकसद पूरा करने का एक सीधा साधा टूल बन जाता है। अच्छा, अब कहानी में एक और ताकतवर प्लेयर की एंट्री होती है, दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम। बात सिर्फ ये नहीं है कि वो क्या महसूस नहीं करते, बल्कि ये भी है कि वो किस चीज की तलाश में रहते हैं। देखिए, उनका डोपामाइन सिस्टम भी कुछ अलग तरह से काम करता है। जो आम खुशियां हैं, जिनसे ज्यादातर लोगों को संतुष्टि मिलती है, उनसे उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इससे एक लगातार खालीपन बना रहता है, और उस खालीपन को भरने के लिए एक बहुत तेज उत्तेजना की जरूरत महसूस होती है। यही चीज उन्हें हायर रिस्क कामों की तरफ धकेलती है, और कुछ लोगों के लिए हिंसा ही वो अल्टीमेट रोमांच बन जाती है। और ये एक और बहुत अहम खोज से जुड़ा है।
उन चीजों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया बहुत कमजोर होती है, जिनसे हम में से ज्यादातर लोगों को घिन आएगी, जैसे कोई खौफनाक तस्वीर या कोई अनैतिक काम। ऐसा लगता है जैसे उनके दिमाग में वो अंदरूनी ब्रेक जो हमें भयानक काम करने से रोकते हैं है ही नहीं या बहुत कमजोर हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये जो भी न्यूरोलॉजिकल बातें हमने की, ये किसी की पहले से लिखी हुई तकदीर नहीं है। दिमाग हत्या की स्क्रिप्ट नहीं लिखता। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, दिमाग की बनावट ये तो समझा सकती है कि कोई इंसान बिना इमोशन के क्रूर कैसे हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से ये नहीं बताती कि वो उस रास्ते को चुनता क्यों है। देखिए, पूरी तस्वीर को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स, जैसे कम एक्टिव एमिगडाला या एक अलग डोपामाइन सिस्टम, लेकिन दूसरी तरफ जो उतने ही जरूरी हैं वो है हमारे आसपास के फैक्टर्स। बचपन में हुआ कोई ट्रॉमा, कैसा समाज मिला, कैसी परवरिश हुई, और हाँ, इन सब के ऊपर इंसान का अपना फैसला, उसकी अपनी चॉइस। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिनमें ये न्यूरोलॉजिकल लक्षण हों, लेकिन वो कभी हिंसक नहीं बनते। ये सिर्फ जोखिम के कारक हैं, हिंसा का पक्का डायग्नोसिस नहीं। मतलब बायोलॉजी एक संभावना हो सकती है, लेकिन ये नियति नहीं है। और इसी के साथ हम आपको इस सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर हमारा दिमाग हमारी क्षमता को तय करता है, तो फिर हमारे कर्मों के लिए कौन जिम्मेदार है? ये असल में बायोलॉजी, माहौल और आजाद सोच का एक बहुत ही उलझा हुआ संगम है। एक ऐसा सवाल जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। हमारे साथ इस दिलचस्प विज्ञान की खोज में शामिल होने के लिए शुक्रिया।